फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसने स्टेटमेंट दिया और प्रधानमंत्री जी ने क्या स्टेटमेंट दी थी पहले दिन आप लोगों को सबको पता ही है। वो उनकी ज़ाती जो फ्रेंडशिप है बेंजामिन नेतन्याहू साहब से, जो करप्शन का जो रिश्ता होता है वो सबसे मजबूत रिश्ता होता है, मुझे ऐसा लगता है। शायद मोदी जी जो अडानी जी की करप्शन छुपाने में बेंजामिन नेतन्याहू उनकी मदद कर रहे हैं, या बेंजामिन नेतन्याहू अडानी को मोदी जी का पैसा चुराने में मदद कर रहे हैं, जो देश का पैसा अडानी साहब चुरा रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू को बोला है कि मैं भारत में इतनी सख्ती से सबको दबाऊंगा, कुचलूंगा फिलिस्तीन की आवाज़ को कि कोई प्रदर्शन बड़ा नहीं हो पाएगा। नकली कॉन्सेप्ट जो होता है जिसमें कोई दम नहीं होता, उसको ये पब्लिसिटी करके बहुत बड़ा बना देते हैं। तो इजराइल की आईडीएफ फोर्सेस फेल क्यों हुई हैं? क्योंकि वहाँ भी अग्निवीर होते हैं। यही भारत की सेना को कमज़ोर करने के लिए और देश का पैसा और चुराने के लिए था, क्योंकि सेना के ऊपर जो पैसा खर्च होना है अब वो अडानी जी को दे दिया जाएगा। जो कह रहे हैं राहुल जी उस पर अमल नहीं किया तो बहुत जल्दी आरएसएस आके कांग्रेस को भी, दूसरी सभी पार्टियों को ख़त्म कर देगी। एक ही पार्टी रहेगी, आरएसएस और बीजेपी। जो एक कल्चर बन गया है महिलाओं पे अत्याचार करने का आरएसएस और बीजेपी के लोगों द्वारा, वो मुद्दा है। मणिपुर का मुद्दा है, ट्राइबल्स और शेड्यूल कास्ट के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, ये मुद्दे हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त भारत में मुद्दा चुनाव का है, लेकिन उससे ज़्यादा गर्म मुद्दा है इजराइल और फिलिस्तीन और इजराइल में आपस में युद्ध चल रहा है। लेकिन ये उससे ज़्यादा युद्ध हमारे देश में चल रहा है, आपस में लोग लड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट महमूद प्राचा, जो कि राजनीति को भी बहुत अच्छे से समझते हैं और जनता को समझाने की भी कोशिश करते हैं, लगातार जनता को जागरूक करने की भी कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे, ये जो मुद्दा चल रहा है हमारे देश में, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूँ और ये पूरी दुनिया में साफ है कि पूरी दुनिया में जो कुछ कंट्रीज़ को छोड़ के राष्ट्राध्यक्ष भी फिलिस्तीन के साथ है और जनता भी फिलिस्तीन की मजलूमों के साथ है, यानी कि पीड़ितों के साथ है। ये पूरे दुनिया के सभी देशों का है, कुछ देशों को छोड़ के, जहां जनता तो फिलिस्तीन के साथ है मगर वहां के लीडर्स, जो वहां के लीडर्स हैं वो ज़ायनिस्ट फोर्सेस के साथ हैं, यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हैं। खुद इजराइल के अंदर जो ज्यू कम्युनिटी है वो बेंजामिन नेतन्याहू और ज़ायनिस्ट लोगों के खिलाफ लाखों लोगों के प्रदर्शन कर रही है कि तुमने इतना बड़ा करप्शन कर रखा है। बेंजामिन नेतन्याहू को तो हटाने के लिए इतने बड़े बड़े प्रदर्शन पहले ही हो रहे थे। दूसरा, ये साबित हो गया अब कि बेंजामिन नेतन्याहू ने बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो इजराइल की जनता से बेवकूफ़ बना के और पूरे दुनिया से जो पैसे कलेक्ट किए थे फ्रॉड करके कि मैं मिस्टर सिक्योरिटी हूँ, तो आयरन डोम भी उनका फ्लॉप हो गया और जो आईडीएफ है वो भी फ्लॉप हो गई। और यहाँ तक कि ये स्थिति आ गई कि अमेरिका के राष्ट्रपति को जाके आईडीएफ यानी कि जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं उनको हौसला देने के लिए ये बोलना पड़ा, वरना वो शायद डर रहे हैं कोई भी कार्रवाई करने से कि अमेरिका तुम्हारे साथ खड़ा है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ा वहाँ, ऋषि सुनक साहब को, और ये बताना पड़ा कि ब्रिटेन तुम्हारे साथ खड़ा है। और अब फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो भी जा रहे हैं ये बताने के लिए कि तुम लोग डरो नहीं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो इजराइल की जनता जो है, आम जनता, उसके ऊपर कितना बड़ा को धक्का लगा होगा, जिसको आज तक ये बताया गया कि हम बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर जो हम खर्च कर रहे हैं, हमने एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाया है जो कि भेदा ही नहीं जा सकता। और हमारी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग है जो हम किसी के सोचने से पहले उसका पता कर लेते हैं कि वो इजराइल के खिलाफ क्या कर रहा है। तो वो सारे जो झूठी एक वो बना रखा था उन्होंने, और वो तो ध्वस्त हो गया। कुछ मुट्ठी भर लोगों ने एक हमला किया और उसमें ये साफ हो गया कि इजराइल की आईडीएफ और उसकी जो मोसाद है वो पूरी तरीके से फेल हो गई और वो लोग सब शॉक्ड हो गए, पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई। तो इसका सबसे ज़्यादा असर इजराइल की जनता पे पड़ा है और वहाँ उनके खिलाफ बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उसमें मोदी जी भी एक हैं, और मोदी जी और बेंजामिन नेतन्याहू का तो बहुत गहरा संबंध माना जाता है। और जो भी मोसाद है उसका मेन काम होता है किसी भी जगह जाके वहाँ पे सरकारी जो लॉबीज होती हैं उसको करप्ट करना, पैसे दे के। ये पूरी दुनिया में पता है। और पैसे के बल पे, और जो क्रिमिनल मीडिया है अक्रॉस द वर्ल्ड, कोई भारत में ही नहीं है क्रिमिनल मीडिया, जो बड़ी बड़ी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसके बल पे एक झूठा नैरेटिव तैयार करके जो सारी कार्रवाई हुई थी उसके खिलाफ
भारत देश ने तो ये कहा कि हम फिलिस्तीन, आज़ाद फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, इंडिया की नेशनल पॉलिसी। इसी प्राइम मिनिस्टर साहब के अंडर में जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने स्टेटमेंट दिया, और प्रधानमंत्री जी ने क्या स्टेटमेंट दी थी पहले दिन आप लोगों को सबको पता ही है। वो उनकी ज़ाती जो फ्रेंडशिप है बेंजामिन नेतन्याहू साहब से, जो करप्शन का जो रिश्ता होता है वो सबसे मजबूत रिश्ता होता है, मुझे ऐसा लगता है। अभी भी सवाल उठ रहे हैं कि पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि हमास जैसे आतंकी संगठन से हम भी लड़ रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ हम भी हैं। उसके बाद फिलिस्तीन रक्षा सामग्री भेजी गई, तमाम चीज़ें भेजी गई, मेडिकल वगैरह भेजी गई। तो अभी भी लोगों में ये गुस्सा है कि प्रधानमंत्री अपना रुख साफ नहीं कर रहे हैं कि वो फिलिस्तीन के साथ है या इजराइल के साथ है। एक रुख उनको रखना चाहिए और क्लियर कर देना चाहिए जनता को। देखिए, भारत की पॉलिसी तो अरिंदम बागची साहब ने डिक्लेयर कर दी। उनसे ये बात प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट के बाद ये पूछी गई थी कि हमास, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ जो आपके दर्शक हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अरिंदम बागची साहब की देखें, जो प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट के बाद आई थी कि हमास क्या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने एक ही जवाब दिया था, जो जवाब मैं पहले से दे रहा हूँ, कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में एक शेड्यूल दिया हुआ है। अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें उसका लिस्ट में नाम होता है। तो यही अरिंदम बागची साहब ने कहा कि जो हमारे पास स्पेसिफिक एजेंसीज़ हैं, ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए और वो बताएंगे। और वो स्पेसिफिक एजेंसी हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंदर होम मिनिस्ट्री डिक्लेयर करती है कोई ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है। हमास उस लिस्ट में नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने वहाँ भी एक गलत बयानी की थी जो करेक्ट करनी चाहिए थी, जो अभी तक करेक्ट नहीं की है। हाँ, ये पब्लिक के प्रेशर में आके और पूरी दुनिया में जो भारत की बदनामी हो रही थी, शायद उनको थोड़ी बहुत भारत की भी ख्याल आया हो, भारत की पॉलिसी, भारत के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट का ख्याल आया हो, इसलिए उन्होंने अपनी स्टेटमेंट बदली और यहाँ से फिलिस्तीन के लिए सामग्री भी भेजी है और भारत का स्टैंड भी क्लियर किया है कि भारत हमेशा से आज़ाद फिलिस्तीन देश के साथ है और साथ रहेगा। हमारे देश में जनता भी दो गुटों में बट गई है जब से ये युद्ध शुरू हुआ है। एक जनता है जो कह रही है इजराइल सही है, वो जो भी कर रहा है वो अपना बदला ले रहा है, हमास ने पहले शुरू किया। दूसरी जनता है कि फ़िलिस्तीन के साथ जो कुछ भी हुआ उसको लेकर वो कह रही है कि उसके साथ अत्याचार हो रहा है। अब इस बीच में आपस में जो लड़ाई चल रही है, जो फ़िलिस्तीन को समर्थन दे रहे हैं उनको आतंकवादी कह दिया गया है कि ये धर्म के नाम पर किसी को भी समर्थन दे देते हैं, ये तो आतंकवादी हो गए हैं। देखिए, ये सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया में यही हो रहा है। दो गुटों में बट गई है पूरा दुनिया। एक तरफ हैं 1% लोग, 1 से 1.5% लोग जो ज़ायनिस्ट फोर्सेस हैं और जो आरएसएस की मनुवादी ताकतें हैं, ये फोर्सेस एक तरफ है। तो 1% लोग पूरी दुनिया में हर देश में ज़ायनिस्ट ताकतों के साथ हैं, 1% या उससे भी कम। बाकी जो मेजॉरिटी ऑफ जनता है हर एक देश में, अमेरिका में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, जापान में, सब जगह, खुद अमेरिका में, खुद इजराइल के अंदर बड़ी तादाद में लोग, लाखों की तादाद में लोग अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लाखों की तादाद में लोग बोल रहे हैं कि सीज फायर करो, लाखों की तादाद में लोग इजराइल के अंदर। लेकिन हाँ, जो लोग कुछ ऐसे हैं जो ज़ायनिस्ट फोर्सेस और जो आरएसएस की ताकतें हैं, उनके जो लोग हैं वो, उनके कार्डर्स जो हैं वो इंडिया में भी प्रदर्शन कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं। ये सिर्फ उनके कार्डर्स कर रहे हैं। और दूसरे देशों में तो इतना नहीं, भारत में तो सबसे अलग फिनोमिना हो रहा है कि जो लोग फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाना चाह रहे हैं और वो मेजॉरिटी जनता है भारत की, उनको डराया धमकाया जा रहा है। खुद मुझे पिछले फ्राइडे को जामा मस्जिद जाने से पहले, नमाज़ पढ़ने से पहले और वहाँ फ़िलिस्तीन के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए, भारत का स्टैंड बताने के लिए मैं जा रहा था, तो मुझे पहले ही अरेस्ट कर लिया गया। ये शायद मोदी जी जो अडानी जी की करप्शन छुपाने में बेंजामिन नेतन्याहू उनकी मदद कर रहे हैं, या बेंजामिन नेतन्याहू अडानी को मोदी जी का पैसा चुराने में मदद कर रहे हैं, जो देश का पैसा अडानी साहब चुरा रहे हैं, उसमें मोदी जी ने शायद ये एक तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू को बोला है कि मैं भारत में इतनी सख्ती से सबको दबाऊंगा, कुचलूंगा फ़िलिस्तीन की आवाज़ को कि कोई प्रदर्शन बड़ा नहीं हो पाएगा। तो एक तरफ हम जैसे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है बिना मतलब, उसकी मैंने कंप्लेंट भी की है पुलिस में और मैं उन पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ और उनके राजनीतिक आकाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। मगर ये है, दो धड़ों में नहीं बटा है। एक तरफ है आरएसएस और ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरी तरफ है हर एक देश की जनता।
ये चीज़, ये तो ठीक है, ये जो युद्ध चल रहा है, जो भी है मीडिया में दिखाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी है कि अभी हमारे देश में चुनाव होने वाले, लोकसभा है, 5 राज्यों में उससे पहले चुनाव है, भटका दिया गया है जनता को इस मुद्दे से, बिल्कुल चुनाव कहीं दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ दिखाई दे रहा है इजराइल फिलिस्तीन, जनता को कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ इजराइल फिलिस्तीन में जनता उलझी हुई है। देखिए, जनता को चाहे कोई भी मुद्दा हो, समझना चाहिए कि जो 90% 95% से ज़्यादा जो लोग होते हैं वो मजलूम होते हैं, प्रताड़ित होते हैं, उनका हकों की ख़ास तौर पे भारत में तो 95% लोगों के हकों की एक तरीके से हाईजैक कर लिया गया है। 80 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ 5 किलो अनाज के लिए अब सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है। तो किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे मुद्दा और किसी में जाना ही क्यों है। जिस आरएसएस और बीजेपी की सरकार ने देश को इस जगह लाके खड़ा कर दिया, इजराइल की सारी पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए, इजराइल में भी यही होता है ना, अग्निवीर कहाँ से आया, अग्निवीर, ये कॉन्सेप्ट भी इजराइल से आया है। और वहाँ का कॉन्सेप्ट कैसे फेल हुआ है ये, और कॉन्सेप्ट कोई भी इनका झूठा नकली कॉन्सेप्ट जो होता है जिसमें कोई दम नहीं होता, उसको ये पब्लिसिटी करके बहुत बड़ा बना देते हैं। तो इजराइल की आईडीएफ फोर्सेस फेल क्यों हुई हैं? क्योंकि वहाँ भी अग्निवीर होते हैं। अब जैसे रिजर्विस्ट बुलाए गए हैं ना 3 लाख के करीब, अब जो 3 साल की ट्रेनिंग जिसकी हुई है वो बेचारा क्या लड़ पाएगा। यही भारत की सेना को कमज़ोर करने के लिए और देश का पैसा और चुराने के लिए था, क्योंकि सेना के ऊपर जो पैसा खर्च होना है अब वो अडानी जी को दे दिया जाएगा। तो यही मुद्दा बेसिक है। किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे आरएसएस से संबंधित किसी भी व्यक्ति को एक भी वोट नहीं देना चाहिए, मुद्दा चाहे कोई भी हो, क्योंकि ये लोग देश को लूट कर अडानी अंबानी के हवाले कर देंगे, कर दिया है। आज भी एक एनडीटीवी पे, खुद अडानी जी के टेलीविजन पे मैंने आज एक रिपोर्ट देखी है जिसमें यह बताया जा रहा है कि भूटान में घुसकर चाइना अपनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कर रहा है, भूटान के अंदर घुस के। तो जो ये इस तरफ से भी ध्यान भटकाया जा रहा है। देश का मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि मोदी जी ने देश के सारे इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। नेतन्याहू साहब और मोदी जी में एक देखिए सबसे बड़ी जो एक समानता है वो सतपाल मलिक जी, और जो ये 7 अक्टूबर का हमला हुआ है और जो पुलवामा हुआ था उसमें एकदम पैरेलल है। जैसे बेंयामिन नेतन्याहू साहब की नेग्लिजेंस है, वहाँ की जनता तो लाखों में प्रोटेस्ट कर रही है उनके खिलाफ कि आप अपने आप को मिस्टर सिक्योरिटी क्या बोलते थे, आप तो झूठ बोल रहे थे, आपने तो बिल्कुल ही हमें धोखा दे दिया। वो तो मुट्ठी भर लोग ही घुस के इतना कुछ तबाही मचा गए, इतने से मुट्ठी भर लोग, तो कहाँ गए हमारे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। वही काम मोदी जी ने पुलवामा में किया था। वो उनके साथ पिकनिक मना रहे थे जब पुलवामा में हमारे देश के अंदर घुस के आतंकवादियों ने हमारे सैनिकों को मारा, तो वो तो पिकनिक मना रहे थे जब बियर ग्रिल्स के साथ। तो यही एलिगेशन बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर लग रहे हैं और वही मोदी जी के ऊपर लग रहे हैं। आप बिल्कुल, और वहाँ तो उनको क्या क्या बोला जा रहा है, मोदी जी को तो अभी वो सब बोला नहीं जा रहा, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू को तो ऐसी गंदी भाषा का वहाँ की जनता प्रयोग कर रही है कि तुम बिल्कुल नाकारा हो, बेकार हो, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हें प्रधानमंत्री नहीं, चपरासी भी नहीं बनना चाहिए था। ये सब भाषा का इस्तेमाल बेंजामिन नेतन्याहू के लिए हो रहा है, क्योंकि वो सोते हुए मिले, उन्होंने जनता को झूठ बोला और वो नेग्लिजेंट थे देश की सुरक्षा में। वही काम तो पुलवामा में मोदी जी ने किया था, वो भी नेग्लिजेंट थे, वो पिकनिक मना रहे थे। तो ये पैरेलल दोनों का है और दोनों एक जैसे ही निकल के आ रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे की मदद तो करेंगे ही, इसीलिए ये मदद की जा रही है। आपने एक आरएसएस की बात की, आरएसएस के एजेंडे से दूर रहने की बात की। अभी हमारे पास, हमारे देश में 2 बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस बीजेपी, और गठबंधन जो है इंडिया एनडीए का है। अभी जो देखा जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस की पार्टियों की जैसे जैसे सीट के बंटवारे हो रहे हैं, दोनों का एजेंडा साफ दिख रहा है कि स्वर्ण जाति के जो लोग हैं उन्हें टिकट अच्छे खासे मिल रहे हैं, अच्छी खासी संख्या में, जो जनसंख्या में कम है, लेकिन जो बहुजन संख्या है, बड़ी संख्या, उन्हें टिकट की कम दी जा रही है। अब दोनों पार्टियों को कहा जा रहा है कि ये दोनों ही आरएसएस के एजेंडे पे चलने वाली पार्टी है। अब जनता जाए कहाँ? समाजवादी पार्टी जो है वो भी इंडिया गठबंधन में है, तो जनता के पास ऑप्शन नहीं है, मतलब 2 ही ऑप्शन में बांट दिया गया, तो क्या करें? देखिए, ये बात सही है, और जो इंडिया गठबंधन की पार्टीज हैं उनको ये बात ध्यान से समझ लेनी चाहिए कि अगर वो इस एजेंडे को चेंज नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो ओरिजिनल आरएसएस की पार्टी है वो दोबारा बहुत जल्दी, अभी वो इलेक्शन हार भी जाएगी ना, क्योंकि उनके इतने गंदे और घिनौने कारनामे
जो सोशल वर्कर्स हैं, हम जैसे लोग जो हैं, उन्होंने हमने एक्सपोज कर दिए हैं, तो उसका फ़ायदा उठा के इंडिया गठबंधन और गैर आरएसएस बीजेपी पार्टियां जीत तो जाएंगी, लेकिन अगर वो न्याय नहीं करेंगी, न्याय मतलब सबके साथ, जिसकी जितनी संख्या भारी, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं जो, उसकी उतनी हिस्सेदारी अगर वो नहीं करेंगे हर लेवल पे, पार्टी के अंदर भी, सरकार के अंदर भी, तो फिर आरएसएस और बीजेपी बहुत जल्दी वापस आ जाएगी और वो इन सभी पार्टियों को ख़त्म कर देगी, क्योंकि उनका एजेंडा एक है, वो भारत में अपनी ओरिजिनल पार्टी को ही कायम रखना चाहते हैं, उसी से देश चलाना चाहते हैं। तो मेरा ये कहना है सभी पॉलिटिकल पार्टी से, जो कि आरएसएस और बीजेपी की डायरेक्ट टच में नहीं है, उनके अंदर आरएसएस ने अपने एजेंट घुसा रखे हैं जो उनके लीडर्स से को गलत सलाह देते हैं। तो बिल्कुल ये जो बोला जा रहा है ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी अगर नहीं करेंगे तो इनका नेतृत्व भी नुकसान उठाएगा, आज नहीं तो कल। राहुल गांधी जी का एग्जाम्पल सबसे अच्छा है, ऑलमोस्ट उनको एमपीशिप उनकी छीन ली थी, उनका घर छीन लिया था, उनके और उनकी सिस्टर प्रियंका गांधी जी को किस बुरी तरीके से पिटाई की जा रही थी। ये सब उनको भूलना नहीं चाहिए कि पूरी फैमिली के पीछे आरएसएस पड़ी हुई है। ये सब चीज़ें गांधी फैमिली को तो कम से कम नहीं भूलनी चाहिए कि अगर उन्होंने इस पे जो कह रहे हैं राहुल जी, उस पर अमल नहीं किया तो बहुत जल्दी आरएसएस आके कांग्रेस को भी, दूसरी सभी पार्टियों को ख़त्म कर देगी। एक ही पार्टी रहेगी, आरएसएस और बीजेपी। तो इस चीज़ को समझते हुए जो काशीराम जी ने और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बना के जो गारंटी दी है संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी की, उस पर अमल करें, तभी आरएसएस और बीजेपी को रोक पाएंगे, वरना सबकी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है आरएसएस और बीजेपी। अभी जो हाल फिलहाल में घटना हुई थी मध्य प्रदेश में, जिस तरीके से टिकट नहीं दी गई, उसके बाद अखिलेश यादव ने नाराजगी भी जताई। सवाल ये भी उठने लगा कि लगातार ओबीसी की बात तो कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन ओबीसी के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव की पार्टी को ही साइडलाइन कर दिया मध्य प्रदेश में। बाद में जब सवाल उठे तो कहे गए कि नहीं, ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए नहीं है। इसको आप किस तरीके से देख रही हैं? जो पूरी घटना हुई है किस तरीके से देखते हैं? गठबंधन दिल से होना चाहिए, और उस दिल से स्पिरिट क्या होनी चाहिए कि हम सब एक होके देश को, देश के संविधान को ख़त्म करके जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर देश को कमज़ोर कर रहा है, जो सोच, जो शक्ति आरएसएस की, उसको रोकना है। देश के लिए अगर कोई सोच रहा है तो वो क्या असेंबली इलेक्शन, क्या पार्लियामेंट इलेक्शन, हर समय देश के लिए सोचेगा। और कुछ सीटें एडजस्ट करने से जो भावना है ना एडजस्टमेंट की, वही किसी गठबंधन को मजबूत बनाती है। अभी जो हालात चल रहे हैं, सबको मिलके इस देश विरोधी शक्ति को, आरएसएस को, जो ज़ायनिस्ट ताकतों के साथ मिलके पूरे देश को खोखला कर रही है, उसको रोकना है। चाइना और हमारे बीच में ट्रेड डेफिसिट 80-20 का, ये सबसे बड़ा खतरा है। चाइना हमारे देश की हज़ारों किलोमीटर जगह छीन गया है पिछले कुछ सालों में, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। देश में भुखमरी, बेरोजगारी बिल्कुल रैम्पेंट है, एकदम प्रचलित है हर जगह, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और देश में जो व्यभिचार, जो एक कल्चर बन गया है महिलाओं पे अत्याचार करने का आरएसएस और बीजेपी के लोगों द्वारा, वो मुद्दा है। मणिपुर का मुद्दा है, ट्राइबल्स और शेड्यूल कास्ट के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, ये मुद्दे हैं। इसमें अपने सारे डिफरेंस भुला के, अभी किसी पार्टी को लग रहा है कि आज मैं ज़्यादा पावरफुल हो गई तो वो क्रैश करेगी। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी थी, क्रैश की थी, 50 सीटें भी नहीं आती थी। ये हुआ 2 बार, 50 के आसपास सीटें आई हैं। तो ये समझना चाहिए कि ये जनता की आवाज़ की वजह से अभी कोई पार्टी मजबूत हो रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो अंदर से भी मजबूत है। ये बीजेपी को लोग समझ गए, इसलिए दूसरी पार्टियां मजबूत हो रही हैं। तो ये रियलिटी अगर समझ के काम करेंगे तो सभी मजबूत रहेंगे और देश भी मजबूत होगा। अदरवाइज इस लालच में कि मेरी पार्टी का थोड़ा ज़्यादा यहाँ है तो मैं दूसरों को एडजस्ट ना करूँ, ये सेल्फ डिफीटिंग है, अपने पैर में गोली मारने जैसा है, सेल्फ गोल करने जैसा है। इसको नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। क्योंकि हमारे जिक्र में बार बार जो है आरएसएस का नाम आ रहा है, तो मेरे दिमाग में एक सवाल आ गया, मैंने सोचा पूछ ही लूँ। हाल फिलहाल में जो है मोहन भागवत का बयान आया है कि भारत में हमास और आईएसआई जैसे संगठन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हिंदुओं का वास है, हिंदुओं की ज़मीन है, हिंदुओं की धरती है, इसलिए ऐसे संगठन यहाँ पर नहीं है। इसको आप मतलब किस तरीके से देखेंगे और क्या कहना चाह रहे हैं, उनके मंतव्य क्या है इसके पीछे? यहाँ भारत का नेचर ही नहीं है ना यहाँ ऐसा।
भारत का बिल्कुल ऐसा नेचर नहीं है। उनका कहना है कि क्योंकि हिंदुओं की धरती है इसलिए ऐसा नहीं है। नहीं, यहाँ पे जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो बहुत ही, मैं तो इस शब्द का प्रयोग करने से भी गुरेज करता हूँ, क्योंकि इससे आरएसएस और बीजेपी हर बार फायदा उठाती है। यहाँ पर बजरंग दल है ना, यहाँ पे आरामबाई तेंगुल है, मैती लेपुन है, हिंदू सेने है, यहाँ पर अभिनव भारत है जिसकी मेंबर ये साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर थी, यहाँ स्वयं आरएसएस है। ये हैं यहाँ की जो आतंकवादी संगठन है, ये हैं। किसी और के आतंकवाद करने की गुंजाइश ही नहीं है ना। ये इतने बड़े आतंकवादी संगठन यहाँ पर हैं तो, और यहाँ पे नेचर नहीं है लोगों का आतंकवादी घटना करना। जिसको किसी से अगर कोई लड़ाई भी होती है तो वो छुप के वार नहीं करता, सामने आके करता है वार। अगर किसी में हमारे यहाँ आपस में पड़ोसी में भी लड़ाई हो जाती है ना, तो वो छुप के काम नहीं करता। ये भारत की संस्कृति, जो भारत के अंदर का नेचर है वो है। सिर्फ आरएसएस और बीजेपी ही छुप के वार करती है, बोलती कुछ है और करती कुछ है। यहाँ तो ऑलरेडी पूरा जो टेररिज्म का एक तरीके से वर्चस्व है वो है तो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरामबाई तेंगुल, जितने संगठन इन्होंने बना रखे हैं वो सब आतंकवादी संगठन ही तो हैं। यहाँ किसी और की आतंकवाद करने की गुंजाइश ही नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है, वो कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पहले कांग्रेस ने 70 साल लूटा देश को, उसके बाद बीजेपी ने 10 साल लूटा और तीसरे की तैयारी चल रही है। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इसके लिए मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो पुलिस ने हम पे दबाव बनाया वो बहुत अच्छे से समझने की बात है। क्या कहा कि आप सिर्फ मुसलमानों की बात करो, आप सिर्फ मुसलमानों की बात करो तो सरकार आपको हर तरह की फैसिलिटी देगी और आपकी मुस्लिम महापंचायत को बहुत बड़ा सक्सेस बनवाएगी, जो आप 29 तारीख को दिल्ली की रामलीला मैदान में कर रहे हो। आप ये मत बोलो कि ये है तो ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत, बुला रहे हैं इसको मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन और वी द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के मुसलमान। लेकिन ये SC ST OBC और माइनॉरिटी सबकी आवाज़ उठाएगी। ये मत बोलो आप सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ उठाओ, तो सरकार आपकी पूरी मदद करेगी। टेलीविज़न पे भी आपकी बसें भी सप्लाई कर देगी आपको, और आपको हर तरीके से लोगों को पब्लिसिटी करा के बुलाएगी भी। मगर आप सबकी आवाज़ मत उठाओ। तो अगर आप सबकी आवाज़ उठाओगे तो हमारे जो ऊपर बैठे हैं लोग वो परेशान हो जाएंगे, उनको नुकसान हो जाएगा बड़ा। तो इसको आप इस कॉन्टेक्स्ट में समझिए। दूसरी बात यह है कि RSS के जो जासूस होते हैं या जो जिनको कहा जाए ना प्लांटेड लोग होते हैं, वो हर एक बड़ी पार्टी में मौजूद है। लेकिन RSS ने अब जब उनकी स्वयं की पार्टी सरकार में आ गई है तो सभी पार्टियों को खत्म करके सिर्फ बीजेपी को ही बचा के रखने का प्लान बना रखा है। तो जो भी लोग अभी इस बात को नहीं समझ पा रहे कि RSS और बीजेपी को हटाना देश को बचाने के बराबर है, उनको मैं यही सलाह देना चाहता हूं कि अगर वो जेन्युइन है, अगर वो किसी एजेंडे पे काम नहीं कर रहे हैं, तो अभी बीजेपी और RSS को हटा लें। हम सब लोग मिलके, खुद जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, जितनी दूसरी पार्टियां हैं, उनके साथ इतना ज़बरदस्त आंदोलन करा के जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट कराएंगे, पार्टी के अंदर भी पार्टी के बाहर भी। और जब जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी की बात आएगी, तो जो कम्युनिटीज़ के अंदर भी जिसकी जितनी संख्या, जो सब कम्युनिटीज़ हैं, जो सब ग्रुप्स हैं, उनकी भी संख्या के हिसाब से हर एक जगह पार्टी के अंदर भी, यानी कि पार्टी के ऑफिस बेयरर्स के अंदर भी इंश्योर कराने के लिए ज़बरदस्त आंदोलन हम करेंगे। लेकिन अभी देश को बचाने के लिए RSS और बीजेपी को बाहर निकालना ज़रूरी है। और मेरी इन सभी नॉन बीजेपी, नॉन RSS पार्टियों से भी गुजारिश है कि ये जो ओवैसी साहब जैसे लोग बोल पाते हैं, इसको आप और हवा ना दें। अपनी कम से कम कोशिश करें कि अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ में SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ को उनकी संख्या के हिसाब से पार्टी के अंदर भी और जहां जहां आपकी सरकारें हैं उनको हिस्सेदारी दें, ताकि ये लॉजिक ही खत्म हो जाए जिसको ओवैसी साहब जैसे लोग बार बार उठा सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा इसमें। तो हमने तमाम मुद्दों पर बात की और इन्होंने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया है। पूरी बातचीत पर आपका क्या कहना है, आप किस तरीके से सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइए। कैमरामैन आशीष के साथ ड्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।